Hello everyone, my name is Arun and in this video, I am here to talk about software engineering placements for any branch. इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जो भी लोग कॉलेज में स्टडिंग है या जो लोग इमिडिएटली पास आउट किए हुए हैं और देर इन द सर्च ऑफ जॉब और वो प्लेसमेंट या फिर ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस किसी भी तरीके की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए क्या-क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, किन-किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आईटी जॉब्स के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ आपको ये जो वीडियो है ये किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए वैलिड है। जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के स्टूडेंट्स काम करते हैं अ, को जॉब मिलता है। यहाँ पे किसी भी ब्रांच के लोगों को जॉब मिल सकता है, इट्स ऑल अबाउट स्किल। हाँ, बहुत जगह ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जगह ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिट कर दिया जाता है कि सिर्फ सीएसआईटी के स्टूडेंट बैठ सकते हैं। सीएसआईटी आजकल एआई भी एक नया ब्रांच निकला हुआ है या फिर साइबर सिक्योरिटी इन सब जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है सिर्फ इन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि ब्रांच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं, जहाँ पे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है अ, जिस किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं। तो ये वीडियो जो है उन सारे स्टूडेंट्स को कैटर करेगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हो और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अ, कुछ ऑलरेडी मैंने अपने कुछ आई मीन बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और इसके थ्रू मैं आप लोगों को ये पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूँ और आइए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि ये एक जेनरिक स्ट्रेटजी है। ओके, जेनरिक स्ट्रेटजी मीन्स किसी भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है और उसके बाद हम आते हैं इस 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 चार्ट में जो मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 मैंने बेस फाउंडेशंस बनाए हुए हैं, ओके? फाउंडेशन में सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं आई मीन बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं और वो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का मैंने नाम लिखा हुआ है जो कि डिमांडिंग है जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, सीक्वल भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको सीखना चाहिए। बट रियलिटी में इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, ओके? अगर मैं इन सारे लिस्ट में मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को की बात करूँ जो लगभग हर किसी को आना चाहिए आज के डेट पे, तो वो है पाइथन, ओके? वो है पाइथन। पाइथन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाइथन का यूज़ इंडस्ट्री में बहुत वाइड है। इसका यूज़ 360 डिग्री ऑल राउंडर है ये, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे ऑटोमेशन हो, हर जगह चाहे डेवऑप्स हो, हर जगह पाइथन जो है यूज़ में आता है, ओके? तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑल राउंडर है, तो पाइथन एक मैंडेटरी लैंग्वेज है जो लगभग मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, ओके? पाइथन के अलावा पाइथन का लर्निंग कर्व भी आसान है। पाइथन अगर आप सीखने जाते हो तो ये आप जल्दी सीख सकते हो एज़ कंपेयर्ड टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। पाइथन के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, अगर आपके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि मैं ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँ, मैं कुछ 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँ, तो आप जो है और भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। पाइथन के अलावा अगर मुझसे पूछा जाए कि सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे? अगर सपोज़ दैट मैंने पाइथन सीख लिया और मैं एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा जावा, ओके? मैं रिकमेंड करूँगा जावा, क्योंकि जावा का यूजेस बहुत ही हेवी है, चाहे वो बिग डेटा हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो, बैकएंड सिस्टम्स डेवलप करना हो, बहुत सारे जगह जो है जावा जो है यूज़ में आता है। तो अगर ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आई एम नॉट एनफोर्सिंग एनीवन टू चूज़ जावा, यू कैन चूज़ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट बट अगर मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो सबसे पहले मैं पाइथन चूज़ करूँगा और पाइथन के बाद मैं सेकंड ऑप्शन जावा को बनाऊँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो
बेस्ड ऑन आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसके अलावा ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, सी इन सब लैंग्वेजेस को भी आप सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल आप गो अहेड कर सकते हैं। ओके? अब जो है, यहाँ पे एक है सीक्वल। सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिससे डेटाबेसेस के अंदर क्वेरी की जाती है। तो सीक्वल डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए, डेटाबेसेस में क्वेरी फायर करने के लिए सीक्वल आपको आना चाहिए। सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस पे रन करते हैं, जैसे ओरेकल, एमएस सीक्वल, माई टेराडाटा, बहुत टाइप के डेटाबेस या फिर डेटा वेयरहाउस हैं। अब डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। बट डेटाबेस या फिर डेटा वेयरहाउसेस जो होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस जो भी होते हैं, उनके ऊपर सीक्वल क्वेरी फायर होती है और सीक्वल क्वेरी के थ्रू हम डेटा का मैनिपुलेशन उस डेटाबेस के ऊपर कर सकते हैं। तो एक डेटाबेस आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए अगर आप जो है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। तो ये था कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात, ओके? अब उसके नीचे मैंने दूसरा फाउंडेशन डाला हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको और क्या आना चाहिए, ओके? जो सबसे पहली चीज मैंने लिखी है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप कोड तो लिख रहे हैं, हम कोड तो लिख रहे हैं, बट कोड को ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे लिखें, ओके? कोड को ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे लिखें, वो ये डीएसए बताता है कि कोड को कैसे हम ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखें। तो डीएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ी-बड़ी कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज में डीएसए से मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएसए डीएसए एक बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक होता है प्लेसमेंट के लिए। तो डीएसए एक ऐसी चीज है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। डीएसए के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपाइलर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स कॉन्सेप्ट, गिटहब, इन सारी चीजों को इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सारी टॉपिक्स ऐसी हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये सब जो है आपके कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल फाउंडेशन क्रिएट करेगा, फाउंडेशन बनाएगा, जिसके ऊपर और भी चीज़ें बिल्ड होंगी। बट ये सब जो चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर साइंस को फंडामेंटल्स को प्रिपेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद अ, आप जो है जनरली टेक्नोलॉजी सीखने के बाद प्लेसमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीएसए, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ओके? उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर आया जाता है। जब इंटरव्यू होता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता है कि आप जो है किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने आपने कैसे-कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, तो ये तो फाउंडेशन हो गया। अब प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल वर्टिकल्स निकलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट और एक लिखा हुआ है डेटा साइंस, ओके? तो आप जो है ये सारी चीज़ें सीखने के बाद या तो वेब डेवलपमेंट साइड अगर आपका इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपमेंट साइड में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में है, तो आप डेटा साइंस में अपना प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके? और जो भी आप प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे उसको आपको रिज्यूमे पे डालना है। अब आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट तो ठीक है, बट प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करें? तो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका आप किसी किसी एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करें। आप इंटरनेट पे ढूँढिए, गूगल पे ढूँढिए, कोई सिंपल सा वेबसाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जिस पे आप इंडिविजुअली काम कर सकें और प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सके। जो भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, आप रेप्लिकेट कीजिए बस उन सब चीज़ों को। देखिए कि वो वेबसाइट या फिर वो एप्लीकेशन कैसे बना हुआ है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जो भी आपने फाउंडेशन यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ये सारा फाउंडेशन आई मीन बहुत सारी चीज़ें जब आप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे, चाहे आप वेब वेब डेवलपमेंट करें या फिर डेटा साइंस के साइड डेवलपमेंट करें, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाएँ, एआई लगाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी इस फाउंडेशन में, वो सारे फाउंडेशंस जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो आप प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, उसमें उसमें उसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है और भी खुलते चले जाएँगे, ओके? आपके कॉन्सेप्ट्स और भी खुलते चले जाएँगे। तो आप जो है ये फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद या तो वेब डेवलपमेंट साइड या तो डेटा साइंस साइड मूव कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी में भी एक प्रोजेक्ट बनाइए। एक नहीं मतलब 2 3-4 प्रोजेक्ट बनाइए, 2-3 प्रोजेक्ट बनाइए और उसको अपने रिज़्यूमे पे डालिए। ये इंटरव्यूअर के सामने एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है कि हाँ, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट बना करके आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको गिटहब पे भी डालिए। ये जो गिटहब मैंने फाउंडेशन पे लिखा हुआ है, ओके? कि आपको गिटहब भी आना चाहिए, गिट और गिटहब।
तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको गिटहब पे भी डालिए और जो गिटहब का लिंक है, उस गिटहब के लिंक को अपने रिज़्यूमे में डालिए। ओके, ये इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन डालता है कि इस बंदे ने कुछ काम किया हुआ है और इसका कोड का पूरा लिंक यहाँ पे है, तो इंटरव्यूअर चाहे तो उस कोड को देख भी सकता है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए हुए हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ओके? ये हो गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अ, प्लेसमेंट्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता, ओके? प्लेसमेंट में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे वो टेस्ट हो अ, आई मीन टेस्ट के अंदर जो जो टेस्ट होते हैं, जो कंपनीज़ प्लेसमेंट की टेस्ट लेती है, उसमें टेक्नोलॉजी से भी हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड रीज़निंग, अगर आप टीसीएस, एसेंचर इन सब कंपनी में बैठोगे, तो आपको जो है एप्टीट्यूड रीज़निंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो है एप्टीट्यूड रीज़निंग भी प्रिपेयर करना है अपार्ट फ्रॉम दीज़ टेक्निकल टॉपिक्स। एप्टीट्यूड रीज़निंग के अलावा आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है। इंग्लिश के भी टेस्ट होते हैं कि आप कैसे मेल लिखते हैं, आप कैसे आई मीन कैसी आपकी इंग्लिश है, कितना आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। इंग्लिश के अलावा आपका कम्युनिकेशन भी चेक किया जाता है। जब इंटरव्यू होता है तो आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि कितनी ईज़िली जो है आप अपने थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। कितने क्लियरली जो है आप अपने थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है जब आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। आपकी आपको अपनी पर्सनैलिटी एज़ अ प्रोफेशनल जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा तो एज़ अ प्रोफेशनल वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी एज़ अ प्रोफेशनल रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके सामने। तो ये सब कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें थी जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ये जो मैंने ये मैं ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ओके? ये सारी चीज़ें उन सब सारी कंपनीज़ के लिए ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होंगी जो कॉलेज स्टूडेंट्स को या फिर फ्रेशर्स को हायर करती है, ओके? मोर और लेस सारे टेस्ट या फिर इंटरव्यूज इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और उसके बाद प्रोजेक्ट्स कि आपने प्रोजेक्ट्स कैसे-कैसे प्रिपेयर किए हैं और जो टेस्ट होता है उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो कम्युनिकेशन टेस्ट किया जाता है, पर्सनैलिटी चेक किया जाता है, ग्रुप डिस्कशंस भी कई जगह होते हैं कि कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको जो है अ, कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको जो है उस पे डिस्कशन करने के लिए बोला जाएगा कि 4-5 लोगों का ग्रुप होगा और वहाँ पे डिस्कशन कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है? तो जीडीबी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको इन सारी चीज़ों के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को रिवॉल्व कराना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन सब चीज़ों के अलावा ये तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हो गया। इनके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए एक रडार का काम करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ओके? अगर आपके पास पिछले 3-4 साल, 5 साल का क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी में अगर आप बैठ रहे हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टीसीएस हो, एसेंचर हो, इन्फोसिस हो, तो वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है प्रिपरेशन का, ओके? जब आप ये सब चीज़ पढ़ोगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा, ओके? ये सब चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ रखती हैं। हर 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 किसी के पास टाइम लिमिटेड है, टाइम इनफाइनाइट नहीं है, ओके? तो उस लिमिटेड टाइम में ही आपको प्रिपेयर करना है, राइट? तो लिमिटेड टाइम में क्या प्रिपेयर करना है और क्या छोड़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या प्रिपेयर करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या छोड़ना है, ओके? और क्या छोड़ना है ये आपको बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जिस भी कंपनी के प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, पिछले 4 साल, 5 साल का प्लेसमेंट पेपर निकालो और प्लेसमेंट पेपर निकालने के बाद उसमें देखना चालू करो कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। और जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अलाइन करो, ओके? अपने प्रिपरेशन को अलाइन करो। एक बार अगर आपने इस इन सब चीज़ों को कवर कर लिया, ओके? इन सब चीज़ों को कवर कर लिया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा टारगेट करना है और किस चीज़ को लूज़ छोड़ देना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके? आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है अगर आप उसको मिस कर दोगे तो फिर ब्लंडर है, तो फिर प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ही घट जाएँगे, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी अपने टाइम पे प्लेसमेंट्स में बैठा करते थे और हम लोग भी बैठा करते थे और कुछ इन सब टॉपिक्स के अराउंड हमने अपना प्लेसमेंट रिवॉल्व किया था, आई मीन प्लेसमेंट प्रिपरेशन किया था।
तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चीज़ें मैंने इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ओके? यही टॉपिक्स आपको प्लेसमेंट दिलाएँगे, ओके? यही टॉपिक्स आपको अच्छे से अच्छे पैकेज पे बड़ी कंपनी में लैंड करा सकती हैं, ओके? तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें इन सब टॉपिक्स के ऊपर और एक बात और मैं बता देता हूँ कि फ्रेशर्स की जो हायरिंग होती है जनरली जेनेरिक होती है। जेनेरिक मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे कि आपको कोडिंग प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो कोडिंग प्रॉब्लम दिया जाएगा तो 3-4 लैंग्वेजेस दे दी जाएँगी, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट कि आप जो कोड कोड लिखो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको फ्रीडम दी जाती है, ओके? तो वहाँ पे क्या चेक किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे नहीं चेक की जाती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जाती है। आप किस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जाती है और आप जो है आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप कोड कैसे लिख रहे हो? क्या सोच के सॉल्यूशन आप बना रहे हो? वो चेक किया जाता है। तो ये इसलिए अगर अगर स्पेसिफिक स्किल की हायरिंग होती तो एक कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, अगर सपोज दैट जावा में डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रोजेक्ट का, तो जो हायरिंग होती है वो सिर्फ जावा के बंदे को होती है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रेशर की हायरिंग होती है वो जेनेरिक हायरिंग होती है। उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया जाता है और फिर इंडस्ट्री में लाकर उनको जिस प्रोजेक्ट में डालना होता है, उस प्रोजेक्ट में डाल के, उस प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, उस उन टेक्नोलॉजीज़ पे ट्रेन किया जाता है ताकि ताकि वो लोग जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। तो वो ट्रेन तभी कर पाएँगे जब स्टूडेंट्स का जो जो कॉलेज से फ्रेशर्स हायर हुए हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रेनिंग ईज़ी हो जाएगी और इसलिए जब प्लेसमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये जो हायरिंग्स होती है वो जेनेरिक हायरिंग होती है। मतलब आपका लॉजिक चेक किया जाता है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। कोई स्पेसिफिक टूल या फिर कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हायरिंग नहीं होती, ओके? बहुत ही रेयर होता है कि कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या टूल पे हायरिंग होती है, जैसे मैंने कहीं-कहीं सुना है कि कुछ फ्रेशर्स की हायरिंग जैसे किसी को पावर बीआई सीक्वल आता है तो उसपे होती है कि वो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए स्पेसिफिक कॉलेज से ही हायरिंग हो जाती है। बट ऐसा बहुत कम होता है, ओके? मोस्ट ऑफ द हायरिंग जो फ्रेशर्स के लिए होती है, वो हायरिंग जेनेरिक होती है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी हायरिंग स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेसिफिक रोल के लिए, डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, जिनको पावर बीआई टैब, सीक्वल आता हो, डेटा साइंस रोल के लिए, जिसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डिप्लॉयमेंट, एमएलओप्स सब कुछ आता है। फिर डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए, ओके? स्पेसिफिक हायरिंग जो है वो फ्रेशर्स के लिए होती है, जो सॉरी स्पेसिफिक हायरिंग जो है वो एक्सपीरियंस के लिए होती है और जो जो जेनेरिक हायरिंग होती है, वो मोस्टली आई मीन फ्रेशर्स के लिए जो हायरिंग होती है, वो मोस्टली जेनेरिक हायरिंग होती है। रोल स्पेसिफिक हायरिंग भी हो सकती है फ्रेशर के लिए बट ये जो है आई मीन बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है एक्चुअली, ओके? तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ स्ट्रैटेजी मिला होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और और सारे टॉपिक्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं और आप अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इस चीज़ों के इन टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व कराएँ, ओके? अभी प्लेसमेंट का सीज़न भी चल रहा है, प्लेसमेंट टाइम भी चल रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनी जो है विज़िट करना स्टार्ट कर दी होंगी और और अगर नहीं किए हैं तो अ, आने वाले समय में आएँगी ही। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इन सारे टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में अगर जो कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट्स है और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है तो 6 टू 7 मंथ्स इज़ गुड इनफ टाइम। 6 से 7 महीने अगर कोई स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस में और तो 6 टू 7 मंथ्स अगर टाइम उसने ठीक से दे दिया, ओके? तो he or she will be able to easily prepare these topics. जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो जिनका ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेशन नहीं है, जिनका ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग से रिलेशन नहीं है, उनका आप 1 साल टाइमलाइन मान के चलो, ओके? क्योंकि लैंग्वेजेस को सीखना, कंप्यूटर कोडिंग को सीखना थोड़ा-सा मुश्किल टास्क हो जाता है फ्रेशर्स के लिए, जो कभी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भी ये चैलेंज फेस किए हैं और शुरू में समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, बोरिंग लगता है और लगता है कि क्या कर रहे हैं, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम जो है टाइम देने लगते हैं, हमारा अ, इंटरेस्ट जो है डेवलप होने लगता है और कोडिंग हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है, ओके? तो इसलिए अगर कोई नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का लड़का है, तो 1 ईयर इज़ गुड इनफ टाइम अगर 1 ईयर उसने ठीक से टाइम दे दिया, तो ही और शी इज़
गुड फॉर द प्लेसमेंट। और अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो 6-7 मंथ्स इज़ गुड इनफ। और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये डिस्कशन मैं सारी कंपनीज़ के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, ओके? ये सारी कंपनीज़ के लिए अगर इस इन चीज़ों के अराउंड, इन टॉपिक्स के अराउंड अगर अपना प्रिपरेशन कर लिया, तो इन सारी कंपनीज़ में बैठने के लिए आप अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे। आई मीन आप एक गुड कैंडिडेट होगे कि आप जो है प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो विथ पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू को बेस बना के चलना है। आप जिस भी प्लेसमेंट में बैठो, जिस भी कंपनी में बैठो, जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुगाड़ करो या फिर सिलेबस अगर मिल जाए तो सिलेबस देखो और उसके हिसाब से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को उस कंपनी को फोकस करके आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। ओके? अ, तो बस इस वीडियो में इतना ही और आई होप कि आपको आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बहुत सारी कंपनीज़ के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डालेंगे, अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे। हमारे वेबसाइट में एक लाइब्रेरी नाम का सेक्शन है, जहाँ पे हम ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को डंप करेंगे आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को ईज़ी बनाने के लिए। तो अगर आपने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट पे विज़िट करते रहें ताकि आपके लिए बहुत सारे हम आपके लिए बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जो है ज़रूर हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।